नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रक्रिया में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु शाला दर्पण पर जो आपका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होगा वो कैसे होगा, प्रक्रिया किस प्रकार से आप संपन्न कर सकते हैं उस चीज को। उसके बाद अपन सभी बात करेंगे उस चीज को लेकर कि चेकलिस्ट जो बनेगी जिसके मार्फत आपका ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होगी, वो किस प्रकार से चेकलिस्ट निर्माण करनी चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा बात करेंगे कुछ त्रुटियां रह चुकी हैं आपके आवेदन में, मूल आवेदन में या फिर आपके स्क्रूटिनी फॉर्म में, तो उसके बारे में क्या कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अपने पास है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आप पूरा देखिए, समझिए, वीडियो को बिंदुवार समझिए ताकि कोई भी समस्या आपके नहीं रहे। क्योंकि फिर क्या होता है, फिर बाद में आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में सूचनाएं नहीं मिल पाती। इससे बेटर है आप वीडियो आप पूरा आराम से समझिएगा। उसके बाद कोई आपको लगे कि चीज़ ये नहीं क्लियर हो पाई, तब भाई कमेंट करिएगा, है ना। तो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा, हो सके तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो सके अगर रिलेटेड इस चीज़ से हो तो। और बाकी सब्सक्राइब लाइक वो जो भी है आपसे होता है करिएगा। बाकी आप सभी के प्यार और सपोर्ट से इतना ऊपर पहुंचा ये चैनल, तो मुझे पता है, उम्मीद है, अपेक्षा है आपसे कि आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक वगैरह करते हैं और करेंगे भी। चलिए, तो सबसे पहला जो अपना स्टेप होगा वो होगा आपका शाला दर्पण पर पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना। ये प्रक्रिया आप खुद अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, इसमें कोई अपलोडिंग वगैरह का कार्य नहीं है, इसलिए ई मित्रा पे जाने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता भी इसके अंदर नहीं है। तो आपको सब सिंपल सी चीज़ है, आपको अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने टैबलेट पे गूगल निकालना है, जिससे आप भली भांति परिचित है ना। तो गूगल निकालेंगे, गूगल निकालने के बाद अपन सर्च करेंगे शाला दर्पण। क्या सर्च करेंगे? शाला दर्पण। शाला दर्पण सर्च करेंगे, शाला दर्पण वेबसाइट आपके सामने आएगी। अपने को शाला दर्पण वेबसाइट खोलनी है, खुल जा, ठीक है। तो शाला दर्पण वेबसाइट खोलनी है, ऐसे शाला दर्पण खुलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे अपनी शिक्षा मंत्री जी हैं, ये अपना शाला दर्पण का वेबसाइट है। इसको अपने ऊपर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे ऊपर। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर घूम रही है, इनमें भी एक स्टाफ सिलेक्शन का आता है ना। ये भी घूम रही है ना, इसमें भी एक स्टाफ सिलेक्शन का एक आता है, लेकिन अपने को ये क्लिक कर देना है यहाँ पे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये आपके सामने पूरा खुलेगा। हालांकि अभी क्या है, ये दिखा रहा है कि 5 बजे आपके है जो स्टार्ट होगा, आपके जो पोर्टल है स्टार्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे स्टार्ट हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ये पोर्टल आपके सामने खुल चुका है। तो आप इस पोर्टल को पूरा देखिएगा। यहाँ पे आपको एक पोर्टल दिखेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसको आपको क्लिक करना है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंचेंगे। जैसे इस पेज पे पहुंचे तो आपको सेलेक्ट काउंसलिंग पे क्लिक करना है, पीएस एंड यूपीएस टीचर रिक्वायरमेंट 2020। और ये आपका है आरएसएसबी का, ये क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना आप एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका हो, सॉरी ये ले नहीं रहा है, एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे कट पेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और आप अपना ओके यहाँ पे दे दीजिएगा। तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा आपके मोबाइल पे। क्या प्राप्त होगा? एक ओटीपी। ओटीपी डालने का एक अलग से, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज यहाँ खुल जाएगा। उसमें एक ओटीपी डालने का कोष्टक रहेगा। उसमें आप अपने मोबाइल नंबर जो आपके होंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको उस पर एंटर करना और ओके दे देना है। आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल पे, ईमेल पे मिल जाएंगे। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा तो ईमेल आप चेक करिएगा, ईमेल पे भी ओटीपी आ सकता है। तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। वो यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ही आपको मिले तब आपको क्या करना है, इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। किसको करना? उस ऊपर लॉगिन का क्लिक होगा, उस पर आप क्लिक करके आपकी यूजर आईडी और आपका पासवर्ड यहाँ पे डाल के जो कैप्चा इसको फिल करेंगे, तो फिर आप है जो इसको लॉगिन दबा देना, आप अपना है जो लॉगिन हो जाएंगे। अगर बाई चांस आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाए तो इस फॉरगेट पासवर्ड पे करेंगे तो आपको मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, आप अपना पासवर्ड फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी सिंपल एंड स्वीट सी प्रोसेस है, सिंपल सी आपको शाला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो क्योंकि इसी आईडी पे आपको अपना स्लॉट मिलेगा, आपको अपना डीवी हेतु डेट मिलेगी, और इस पोर्टल को, इस आईडी को आप टाइम टाइम पे चेक करते रहे ताकि आपको अपडेट नेक्स्ट इस पे मिलती रहेगी कि कब आपका डीवी का स्लॉट आपको मिल रहा है, कब आपका सत्यापन होगा, कैसे जो प्रोसेस होगी सारी इस पे आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसको आप करके अपना ये सेव रखिएगा पासवर्ड वगैरह, और टाइम टू टाइम आप चेक करिएगा। एक और चीज़ है कि
कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके नंबर गलत थे, मूल आवेदन में जो आपका ग्रेड 3 रीट मेंस का फॉर्म भरा था उसमें गलत थे, या फिर वो नंबर बंद हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप क्या करिएगा, वो मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहता है तो क्या करना है, उसको निदेशक महोदय की ईमेल आईडी है, वो आपको मैंने ईमेल आईडी टेलीग्राम पे दे रखी है, उस पर आपको क्या करना है, आपकी एक पूरा लिख के खुद की नाम पूरा लिख के एप्लीकेशन की मेरे मोबाइल नंबर पहले थे, ये मेरे एप्लीकेशन आईडी है, ये मेरा नाम है, ये मेरा रोल नंबर है, मुझे ये नए नंबर ऐड करवाने हैं, कृपया इसको ऐड करें, उसकी एप्लीकेशन लिख के साथ में आपकी आधार कार्ड की कॉपी जिस पे खुद के सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर हो वो डाल के आप ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, आपका तुरंत ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा कोई समस्या वगैरह हो तो आप इसमें यहाँ पे आप अपना यहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर आप मैन का गोयल है उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज आपकी प्रॉब्लम हो तो आपकी वो हेल्प यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे चीज होगी। तो सबसे पहले जो चीज है वो आपकी यही है कि आपको ऐसे करना है। ये जो पूरी सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आपका आपको पूरी तरह से बता देता है कि कैसे क्या चीजें होगी। ठीक है, चलिए बाकी ये 1 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगा मामला, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है जो जैसे जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण साला दर्पण पे करेगा उसको उस तरह ही जल्दी आपका स्लॉट मिलेगा आपकी डीबी हेतु। तो आप जल्दी से कर दीजिएगा, 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपको कुछ भी नहीं करने, हालांकि शाम तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये अभी तक साला दर्पण पर आपका जो डाटा आरएसएसबी से आया है उसको मैपिंग का कार्य जारी है, वो पूरी तरह से सही तरीके से नहीं बैठ पाया, इसलिए टाइम कल तक मैंने जानकारी की थी, मैंने बताया था शाम तक कल तक हो जाना चाहिए था, उस कल सुबह स्टार्ट हो सकता था, वो भी आपको सूचनाएं कल नोट में मिली थी, लेकिन कुछ और टेक्निकल एरर आ गया। वो क्या हुआ कि ओटीपी आने और जाने का सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था, इस वजह से उसको वापस थोड़ा सा सही कर रहे हैं, आज शाम तक वो सही हो जाएगा 5 बजे तक। तो 5 बजे के बाद आप कर सकते हैं आराम से, आपका पंजीकरण कर सकते हैं, तो वो चीजें आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी प्रोसेस थी साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करने की, कोई लंबी बड़ी ज्यादा कठिन जटिल। साथियों सबसे पहली जो चीज है वो है अपनी चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट जानने से पहले एक बार दिशा निर्देश जरूर समझ लीजिएगा, ताकि आपकी कुछ बहुत बड़ी चीजें जो हो वो क्लियर हो जाए, ताकि आप जब डीवी करवाने जाए तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। ये निर्देश है, निर्देश जो निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ये हालांकि पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो जारी की गई लिस्ट उसको बुलाया गया उसके बारे में बात की जा रही है, और दूसरी बात की जा रही है इसमें कि आपको है जो अपने अभ्यर्थी क्या करेगा, व्यक्ति से उपस्थित होने पर साला दर्पण पोर्टल के जो पोर्टल है वहां पे आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा, उसके बारे में बात की जा रही है। और अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन स्थान दिनांक की जानकारी उनके द्वारा ऑनलाइन में भरे गई मोबाइल व ईमेल आईडी पर प्रसिद्ध की जाएगी। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण किया साला दर्पण पर, उस पर आपको आपका स्थान वगैरह अलॉट किया जाएगा, जैसे डीवी कब होगी, किस डेट को होगी, किस टाइम होगी, सारी चीजें आपको आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल के ऊपर आपको प्रेषित कर दी जाएगी, है ना। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग कोई भी गलत मोबाइल नंबर ईमेल होने पर वो आपको प्रोसेस बता दी गई है कि आप उसको ईमेल कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र देकर वहां पे आपका वो संशोधन कर दिया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट यही कह रहा है कि आप जो आईडी आपने बनाई है साला दर्पण पर उसको आप नियमित देखते रहे, ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहे, कोई भी अपडेट होगी तो आपको मिलती रहेगी। 6 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो आपके दस्तावेज सत्यापन आपके गृह जिले या नजदीकी जिले में आपका किया जाएगा, और इसके अलावा कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर सूचीबद्ध किया गया है तो उसकी प्रार्थना पत्र, वो खुद अगर प्रार्थना पत्र देता है निदेशालय को कि भाई मेरा एक दिन में डीवी किया जाए, तो आपका वो आपका दस्तावेज सत्यापन 1-2 अलग अलग पदों पर एक दिन में कराया जा सकता है, लेकिन उसको आपको अलग अलग सेट देने पड़ेंगे। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक से अधिक पदों पर चयनित है तो उसके लिए बात की जा रही है। दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन सह परीक्षा परीक्षा प्रपत्र, शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाना है। संलग्न स्व प्रमाणित करते हुए, यानी कि खुद है जो सेल्फ अटेस्टेड करने हैं पूरी फोटोकॉपी को। संलग्न चेकलिस्ट को भरकर 2 सेट में वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट पूरे ओरिजिनल के साथ 2 सेट होने चाहिए फोटोकॉपी के, वो आपको ले जाने हैं, क्योंकि एक सेट निदेशालय जाएगा, एक सेट आपके आरएसएसबी को जाएगा, ये चीजें होगी, तो 2 लिस्टें अलग से बनेगी। हालांकि पिछली बार क्या हुआ था कि एक सेट वापस दे दिया गया था, एक सेट जमा कर दिया गया, इस बार हो सकता है कि दोनों सेट जमा कर लिए जाए, है ना, क्योंकि अब की बात थोड़ी प्रोसेस में चेंजेस है। क्योंकि पिछली बार कुछ चीजें थी उससे थोड़ी और अलग बातें हैं, क्योंकि जो चीजें चल रही है अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, लेकिन उसमें जो आपका बीच की कड़ी का काम कर रहा है निदेशालय काम कर रहा है,
तो वो चीजें हो सकती है कि दोनों लिस्टें, हालांकि लिस्टें जो बनेगी आपकी सूची बनेगी जो अभी पात्र है पात्र की, वो सूची एक निदेशालय को जाएगी, एक जाएगी आरएसएस बोर्ड को। तो वैसी चीजें होने वाली, इस वजह से 2 फाइलें आपसे मंगवाई जा रही है, 2 सेट आपको ले जाने फोटोकॉपी के। फिर बाद में आप भले 3 करवा लो 4 करवा लो, लेकिन आपके वहां ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल साथ में फोटोकॉपी की 2 सेट आपको ले जाने वहां पे जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना है। कि स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियां जो आपकी चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी फोटोकॉपी उस पर खुद के साइन होनी चाहिए वो ले जाने। उसके साथ में अभ्यर्थी को चेकलिस्ट, जो आपकी चेकलिस्ट ऊपर होगी वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, कि आपने एक बना ली उसकी फोटोकॉपी करके दूसरे सेट पे लगा दी, नहीं। जितने सेट बना उस पर आपकी चेकलिस्ट जो लगेगी वो खुद के हाथ से भरी हुई ओरिजिनल सबके ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। समस्त प्रकार की सब घोषणाएं अनिवार्य होगी, मूल होनी चाहिए। जो आपकी घोषणाएं पीछे लगेगी आपकी दहेज की, जो धूम्रपान वाली, वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। यानी ओरिजिनल का मतलब होता है कि जो आप फोटोकॉपी निकलवाए उनकी पहले आप खाली फोटोकॉपी निकलवाए, और जब आप भरो तो सबकी अलग अलग भरी होनी चाहिए हाथ से। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी अभ्यर्थी ने फोटोकॉपी निकलवा ली एक, और उसमें खुद ने अपनी डिटेल भर के नीचे सिग्नेचर करवा के फिर उसकी 4 फोटोकॉपी करवा ली, ऐसे मत करना, ठीक है। आपको वो खाली आपको 4 फोटोकॉपी निकलवा के फिर खुद के हाथ से बन के नीचे खुद के साइन होने चाहिए, तो वो ओरिजिनल लगेगी, है ना। तो क्या होगी, ओरिजिनल होगी। तो आपको ऐसे ही आपका सेट बनाना है, सब घोषणाएं और फिर आपकी एक चेकलिस्ट, ये आपको ओरिजिनल ही देनी है। फोटोकॉपी खाली करवाना, उसमें भर के साइन कर देना, वो ओरिजिनल अपने आप हो जाएगी। तो ये चीजें हो गई। अब ये है कि कोई अभ्यर्थी जो आपकी डेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं पहुंचता है तो उसको बाहर करेगा, तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी, और उसको एक और मौका दिया जाएगा, एक और टाइम दिया जाएगा। अगर उसके दस्तावेजों में कमी है या फिर एब्सेंट रह जाता है तो उसको एक मौका दिया जाएगा, और मौका देने के बाद भी नहीं पहुंचता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी उसके खुद की होगी, ये आपके निर्देश कह रहा है। सारी चीजें आपको पूरी कर दी जा रही। और कभी भी क्या होता है कि मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी या डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई गई सत्यापन के समय, जांच के समय, तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आक्षेप लगाया जाएगा आपकी, और उस आक्षेप की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट को लेकर कमी निकाली जाए उस कमी को आपको पूर्ति करनी पड़ेगी, तो आपके लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर ऐसी कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो फिर आपको बाहर किया जा सकता है। उसके अलावा आपको कोई दस्तावेज सत्यापन का उपरांत आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स कह रही है, क्योंकि निर्देश पूरे आपको पढ़ने जानकारी अवश्य रहनी चाहिए। क्योंकि डर जाते हैं लोग कि मेरा डॉक्यूमेंट कमी है मेरे को बाहर कर देंगे, सीधा कभी किसी को बाहर नहीं करते। डॉक्यूमेंट में कमी है उनको लगी तो आपको कांटेक्ट करेंगे, आप पूर्ति कर देना। पूर्ति नहीं हुई तो फिर उनके ऊपर रहेगा वो क्या कार्रवाई आगामी करते हैं। तो ये चीजें आपके ऊपर रहेगी। और कोई समस्या हो तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये चीजें आपको प्रोवाइड करवाई गई है निदेशालय की ओर से। चलो अब चेकलिस्ट यहाँ पे आपकी शुरू होती है। देखिए चेकलिस्ट आपको 4 सेट निकलवाइएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर आपको पूरी चयन की उम्मीद है तो आप पूरी 4 निकलवा लेना, क्योंकि 2 अभी चाहिए होगी, एक बाद में काउंसलिंग के समय और एक आपके ज्वाइनिंग के समय काम आ जाएगी। तो आप आराम से 4 निकलवा के भर के रख सकते हैं अपने पास चेकलिस्ट। घोषणाएं भी 4 आप निकलवा कर रखिएगा, घोषणा भी साथ साथ चलेगी, वो भी ओरिजिनल। तो पहली बात तो ये चेकलिस्ट निकलवा लीजिएगा। अभी लेवल 2 का काम बाद में शुरू होगा, हालांकि लेवल प्रथम के लिए है, लेकिन ये चेकलिस्ट दोनों काम करेगी, दोनों लेवल प्रथम हो चाहे लेवल 2। लेवल 2 की थोड़ी अलग से चेकलिस्ट निकाली जाएगी, फिर से उसमें लेवल प्रथम की जगह लेवल 2 कर दिया जाएगा। हालांकि विशेष रूप से लेवल प्रथम के लिए काम कर रही है, लेकिन लेवल 2 वाले विद्यार्थी भी इस चीज से समझ सकते हैं कि मुझे भी कैसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे की वैसे उनके भी काम करेगी। चेंजेस इतना होगा कि यहाँ पे लेवल प्रथम की जगह लेवल 2 आ जाएगा, लेवल द्वितीय आ जाएगा, बाकी कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं आने वाला। एग्जैक्ट आपकी लेवल 2 की भी ऐसी आने वाली है, ठीक है। तो आपको शुरू कहाँ से करनी है, श्री गणेश का नाम लेते हुए, अपने इष्ट देवी देवता को याद करते हुए, माँ सरस्वती माँ भवानी का नाम लेके आप भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। कि ये जिला आपका खाली रख देना, हालांकि ये गृह जिला ही हो आपका काम करेगा। तो आप अभी भर रहे हो, आज भर रहे हो, तो आप क्या करना, जैसे आपका स्लॉट अलॉटमेंट होए, जिस दिन आपका स्लॉट अलॉटमेंट होगा उसमें जो डिस्ट्रिक्ट आवंटित आपका होगा वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे भर देना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ पे आराम से भर देना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे अलॉटमेंट हो। हालांकि सबको पता है गृह जिला मिल जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से ये सजेशन है कि उसको थोड़ा खाली रखना जब तक आपका स्लॉट आवंटन होगा। स्लॉट में आपको आपका डेट और आपकी फिर आपको जिला भी वहाँ पे मिला जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये चीज आपकी हो गई। अब यहाँ पे अनुसूचित और गैर अनुसूचित, कोई अगर टीएसपी से बच्चा है तो वो इसको क्लिक करेगा, इसको राइट करे। अगर वो नॉन टीएसपी से है तो उसको गैर अनुसूचित पे क्लिक करेगा, ठीक है। फिर आपकी आवेदन क्रमांक की बात करें अपन, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है ग्रेड 3 रीट मेंस के जो आपके आवेदन क्रमांक थे वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपके जो भी थे वो आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। फिर आप अपना यहाँ पे नाम डाल देना, अपनी माता जी का नाम जो भी हो वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ये इतना काम यहाँ से हो गया।
फिर आपको अपने देखना है आप किस पद के लिए दस्तावेज सत्यापन करने हेतु उपस्थित हुए हैं। अगर लेवल प्रथम से तो पता ही है, लेकिन आप सामान्य से सामान्य क्लिक करिएगा। अगर किसी और MRVI से हैं तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सामान्य से तो सामान्य पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका ये काम हो गया। आधार क्रमांक जो भी आपका हो वो यहाँ पे आप भर दीजिएगा, ठीक है। आधार क्रमांक आपके यहाँ पे भर देना। फिर आपके पिताजी का नाम यहाँ पे भर देना। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी हो यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके अलावा आगे है आपकी कैटेगरी। अगर आप जनरल से हैं तो आप अनारक्षित को कैटेगरी करेंगे। अगर आप ओबीसी से तो ओबीसी कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगी। अगर उसमें अलावा आप किसी और विशेष श्रेणी से भी बिलोंग करते हैं, विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो उसको भी आप क्लिक कर देना। विधवा है तो विधवा पे क्लिक करना आपको अनिवार्य होगा। इसके अलावा ये जो है आपका लिंग जो भी हो, मेल फीमेल जो भी आपका है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक। शुल्क की राशि ये आप खाली रख देना। ये चेकलिस्ट भरते टाइम क्या है कि क्या निर्देश उनको मिले, किसकी मांगी जा रही है आपके जमा शुल्क। आपसे जो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरा गया था उसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की दोनों की राशि एक साथ जोड़ के भरी जा रही है, या आपकी जो ग्रेड 3 की भरी जा रही थी उसकी। हालांकि मेरा मानना है जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरी गए थे ग्रेड 3 की एप्लीकेशन जो आपके भरा गया था मेंस का, उसकी मांगी जाएगी, क्योंकि इसके आधार पर आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर यहाँ पे आपके लगेगा कि आपकी जो छूट ली हुई राशि लगेगी तो आपका आय प्रमाण पत्र चेक किया जाएगा। यहाँ पे अगर छूट लगी हुई राशि नहीं लगी, पूरी फीस दिखी, तो आपको देखेंगे नहीं चेकलिस्ट में आय प्रमाण पत्र है या नहीं है, तो वो चीजें यहाँ पे वेरी करेगी और आपका ग्रेड 3 मेंस वाला ही आपको शुल्क यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ये चीज आपकी हो गई। इतना काम होने के बाद, भरने के बाद आप ऊपर बढ़ाइए, आपकी जो भी हो आप इसको ऊपर बढ़ा सकते हैं। और क्या खोल दिया मैंने। के बाद आपको क्या करना है, या आपके 12th और आपका BA का मीडियम मांगा जा रहा है, क्योंकि अब चीजें हो गई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट होगी तो उसमें इंग्लिश मीडियम में इन्हीं टीचरों को लिया जा रहा है। तो इसलिए है जो आपके इंग्लिश मीडियम की पूछी जा रही, क्या जो लगा रहा टीचर वो इंग्लिश मीडियम से, तो बाद में इनको इंग्लिश मीडियम वाले में काम अपन ले सकते हैं। तो वो आपसे यहीं पे पूछा जा रहा है, क्योंकि बाद में जो टीचर लगे थे उनसे बाद में पूछा गया था आप इंग्लिश मीडियम से है कि हिंदी मीडियम से है। तो हालांकि अभी जो टीचर लग रहे हैं उनकी काउंसलिंग से ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही क्लियर किया जा रहा है कि आप इंग्लिश मीडियम से है कि नहीं है। तो आपका अगर 12वीं का माध्यम इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ पे अपना मीडियम यहाँ पे भर दीजिएगा। अगर आपका स्नातक जो आपकी BA BSc जो भी आपकी है वो अगर इंग्लिश मीडियम से तो आप यहाँ भर दीजिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम नहीं है तो हिंदी मीडियम है तो आप यहाँ पे हिंदी मीडियम आप कर सकते हैं, हिंदी मीडियम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो लेवल 1 के विद्यार्थी है जिन्होंने आपका BA की डिटेल शो नहीं कर रखी है, लेवल प्रथम के विद्यार्थी जिन्होंने अपने मूल आवेदन में BA की डिटेल शो नहीं कर रखी है, वो यहाँ पे उसको खाली छोड़ सकता है, उसके लिए लागू नहीं है। आप अपना 12वीं की डाल दीजिएगा, बात खत्म हो गई। आपको BA की भरने की जरूरत नहीं। अगर आपने BA की डिटेल्स आपने फॉर्म में दे रखी है मूल आवेदन में, तो आप अपनी स्थिति में यहाँ पे अपने BA की जो भी मीडियम है उसको डालिएगा, अन्यथा डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका काम इतना पूरा मेन डिटेल्स हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। आप ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो आपके SSO के माध्यम से आपने फॉर्म भरा था रीट मेंस का, है ना, जनवरी के अंदर, उसके आपको निकाल के फॉर्म की प्रति पूरी फीस सहित, है ना, पूरे पेज पूरा जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट अलॉट चॉइस की पूरी फोटो, पीछे आपका लगेगा फीस कितनी भरी थी, वो पूरा का पूरा आपको भर के संलग्न संख्या आपको लगानी है 1 नंबर, और आपके यहाँ पे करना है। हाँ, इतना आप सबको पता है, ज्यादा आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, टेलीग्रामों पे घूम रही है चीजें। विस्तृत आवेदन प्रति जो आपकी स्क्रूटिनी फॉर्म आपने भरा था वो आपको यहाँ लगाना है। साथ में अटेस्टेशन जो फॉर्म है, कई लोग पूछेंगे सर उसको कहाँ डालना है, उसको आपके उसके साथ ही होता है, वो उसका ही पार्ट है जो आपका विस्तृत आवेदन है। सह निरीक्षण जो आपके ऊपर आया था, प्रपत्र के बारे में बात की जा रही थी, उसको ही बोलते हैं स्क्रूटिनी फॉर्म। जो आपके ऊपर एक लिखा आया था सह निरीक्षण प्रति, जो लिखा आया था ऊपर एक पॉइंट लिखा आया था, वो यही है विस्तृत आवेदन, उसको ही स्क्रूटिनी फॉर्म बोला जाता है हिंदी में। तो वो आप उसी को विस्तृत आवेदन बोला जाता है, उसको स्क्रूटिनी फॉर्म बोला जाता है, उसको सह बोला जाता है। तो वो आपके यहाँ पे आपको लगाना है। अटेस्टेशन फॉर्म इसके साथ इसका पार्ट है, इसके साथ ही आपको अटैच करना है, ठीक है। ये आपका काम हो गया। इसके अलावा आपको इसको छोड़ देना है, आपके काम का ये चीजें नहीं है। फिर आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सारी फोटोकॉपी जो आप लगा रहे हैं उस पर खुद के साइन होने बहुत अनिवार्य है, ये आप करके हाँ कर सकते हैं। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, जो आपकी 10वीं की बात की जा रही है, 10th की बात की जा रही है। देखिए अब 10th की बात की जाए, जो नवीन जो होती है 10, मैं समझता हूँ 10-11 के बाद या 8-9-8-10 के बाद जिनकी 10वीं हो रखी है उनको एक मिलता है A4 की मार्कशीट मिलती है, ठीक है, एक A4 की। यहाँ पे आपके मार्क्स दे रखे होते हैं, ऊपर आपके नाम वगैरह दे रखे होते हैं। तो ये जो आपका नाम वगैरह, माता का नाम, ये आपका प्रमाण पत्र है, क्या है आपका
प्रमाण पत्र है, ये जो मार्क्स वगैरह है ये आपकी मार्कशीट है। क्या है? मार्कशीट है। तो इसको ही बोला जाता है प्रमाण पत्र, मार्कशीट आपका एक ही है। तो ये आपको लगानी है। जो ऐसे विद्यार्थी जो 5-6 के अंदर कर रखे 10वीं वगैरह, उनको क्या करते थे, प्रमाण पत्र अलग से दिया जाता था, मार्कशीट अलग से दी जाती थी। तो दोनों आपको एक साथ कॉपी करवा के दोनों आपको सबमिट करने हैं, यहाँ पे लगाने हैं और 4 नंबर करके हाँ कर देना है। तो समझ गए? कई लोग सोचेंगे जो ये पूरा एक पेज है वो सोचेंगे मेरा प्रमाण पत्र कहाँ है, मेरा मार्कशीट कहाँ है। आपका प्रमाण पत्र ऊपर है, मार्कशीट नीचे, ऊपर लिखा होगा प्रमाण पत्र सहित मार्कशीट। तो ये आपकी है ना, ये आपकी ये चीजें हो गई। तो आप इनको लगा सकते हैं। यही सेम कंडीशन आपकी 12th में भी होती है, 12th की भी ऐसी ही मार्कशीट होती है। बात करें अपन 12वीं की, इसको 5 नंबर करके हाँ कर दीजिएगा। 12वीं की वही है, मैंने बोल दिया जैसे 10वीं की होती है, जिसको A4 की बड़ी मिली हुई है उसके ऊपर प्रमाण पत्र है, यहाँ उसकी मार्कशीट है। जो 6, 7, 8 से पहले करते थे 12वीं, उनके लिए अलग से प्रमाण पत्र होगा, अलग से मार्कशीट होगी, वो उनको अलग अलग दोनों सबमिट करनी है। और बाकी जिनके एक पूरा एक साथ रखा है बड़ा वाला, उनको एक ही देनी है, वो वही उनके प्रमाण पत्र है, वही उनकी मार्कशीट है। आगे उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके 6 नंबर पॉइंट आ रहा है, 6 नंबर पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि आपके उच्च माध्यमिक जो आपकी 12th थी उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपके कितने नंबर का पेपर था, 600 का था कि 500 का था, जितने का भी था वो लिखिएगा। आपने कितने नंबर प्राप्त किए और आपका प्रतिशत क्या था वो डाल दीजिएगा। और संलग्न संख्या और हाँ करने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये चीज उसके साथ कंबाइंड काउंट हो जाएगी। क्योंकि इसके अलावा इसके लिए कोई अलग से प्रपत्र नहीं लगने वाला, केवल ये सूचना के लिए है। फिर स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, यानी कि अगर आपने लेवल 1 की प्रथम की बात कर रहा हूं, अगर आपने अपने मूल आवेदन ग्रेड 3 के अंदर आपने दस्तावेज सत्यापन हेतु आपने उसमें अगर मूल आवेदन में अपने बीए की डिटेल्स शो कर रखी है कि मैं इसमें स्नातक पास हूं, तो आपको यहाँ पे 3 वर्षों की मार्कशीट सह आपको साथ में डिग्री भी अटैच करके लगानी पड़ेगी यहाँ पे आपको। तो आपका वो जो 5 नंबर से यहाँ पे सीधा आपके 6 नंबर आ गया। ठीक है, तो 6 नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके है, अगर आपने कर रखा है तो हाँ करिएगा, अगर आपके नहीं है तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, बात की जा रही है स्नातक समकक्ष परीक्षा के बारे में। पूरी डिग्री और अंक तालिका आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने मूल आवेदन में लेवल प्रथम की बात कर रहा हूँ, जिसने मूल आवेदन में बीए की डिटेल शो कर रही है, उसको ही आपको 3 वर्षों की मार्कशीट के साथ में डिग्री देनी पड़ेगी। डिग्री नहीं तो प्रोविजनल भी आपका काम आ जाएगा, लेकिन वो होनी अति आवश्यक है। लेकिन नहीं होने की स्थिति में भी आपको इस बेसिस पे बाहर नहीं करेंगे लेवल प्रथम के विद्यार्थी को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके बेसिस पे आपका चयन नहीं हो रहा, आपका चयन हो रहा है बीएसटीसी और 12th के बेसिस पे। ठीक है, अगर आप L2 से बिलोंग करते तो आपको ये अति आवश्यक है, लाना ही लाना है, आपको जरूरी लाना पड़ेगा आपकी 3 वर्षों की मार्कशीट और आपका डिग्री बीए की। तो अगर आपके लेवल प्रथम का विद्यार्थी उसने भर रखी है तो उसको आपको करना है नंबर देके 6 नंबर देके यहाँ पे कर देना हाँ। मान लीजिए लेवल प्रथम का विद्यार्थी है, उसको काम करनी है तो उसको लिख देना यहाँ पे लागू नहीं, क्या लिख देना है, लागू नहीं करके ना कर देना है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे करने की बाकी आवश्यकता नहीं है, ये उसके लिए जिसने ये भर रखी है। और जो बीएड का विद्यार्थी होगा L2 का, उसको यहाँ पे कर देना नंबर डाल के हाँ कर देनी है। आगे बढ़ेंगे। स्नातक और समकक्ष जो आपकी परीक्षा जो आपकी बीए थी या बीएससी थी, उसमें आपके कितने का पूर्णांक था, ठीक है, आपके प्राप्तांक क्या थे और प्रतिशत आपको कितने मिले हैं, ये आपकी अंतिम वर्ष की जो परीक्षा की आपकी जो भी है मार्कशीट, उस पर आपको सारी चीजें शो कर रही होगी, वो आपको यहाँ पे भर देनी है और इसको आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि वो चीजें इसके साथ अटैच हो रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। L2 के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपके L1 के भी सिलेक्ट जिन्होंने बच्चे ने डाल रखी है, वो आपके बीए की डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है, डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो वो भी यहाँ पे डिटेल्स ये भर के ले जाए। ठीक है, ये पद के लिए सामान्य शिक्षा जो है, टीचर जो सामान्य शिक्षा वाले हैं, बेसिक शिक्षा वाले, उनके लिए काम का नहीं, वो करे लागू नहीं और ना कर दे। यहाँ पे जो STC वाले हैं उनके लिए क्या करना है, DELED, क्या करना है, DELED। कई विद्यार्थी BELED से होते, जो भी होता है उनका वो अपना यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अब वो आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है, इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 या 22 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, आप 21 से पास है तो 21 क्लिक करिएगा, अगर आप 22 से हैं तो 22 करके आप उसके नंबर जो भी 7, 8 जो भी आ रहा है इसको करके हाँ आप कर दीजिएगा। फिर है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कौन सा लेवल आपका है वो आपको भरना है। आपको कैसे भरना है, लेवल प्रथम है तो लेवल प्रथम पे क्लिक करिए, लेवल द्वितीय दोनों में तो दोनों आप कर दीजिएगा, आपको ये छोड़ देना है, आपको करने की कुछ भी जरूरत आगे नहीं है।
फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के प्राप्तांक कितने थे और प्रतिशत कितने हैं लेवल प्रथम हेतु, वो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलग से प्रतियां नहीं लगेगी, वो आपके प्रति एक काम यहाँ पे कर रही है। फिर अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षक के पद लिए डीएलएड जो आपकी बीएसटीसी में प्रवेश की दिनांक कौन सी दिनांक प्रवेश तिथि आप डाल सकते हैं, और प्रवेश तिथि का जो सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं वो आप यहाँ पे जितने नंबर पे लगा रहे हैं 8 9 नंबर पे, और यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा, क्योंकि इसको सत्यापित करने के लिए सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच इस नंबर पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिर अध्यापक लेवल प्रथम विषय शिक्षा के पद के लिए डीएलएड विषय शिक्षा एमआर जो भी आपकी है वो आपको अपना पद यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। फिर है अध्यापक लेवल प्रथम विषय शिक्षा के पद के लिए डीएलएड विषय शिक्षा एमआर में प्रवेश की तिथि वो आपके यहाँ पे डेट एडमिशन डेट डाल के वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर देना, नंबर डाल के कितने नंबर पे आपके आ रहा है। देखिए ऐसा होता है, ये नंबर यहाँ चलेंगे जितने डॉक्यूमेंट आपके चल रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो आपके काम का नहीं है उसको आप कर देंगे लागू नहीं, क्या कर देंगे लागू नहीं और ना कर देंगे, आपको इतना कर देना है और कुछ नहीं करना है। जो आपके कॉलम जो आपके कॉलम काम के नहीं है उसको छोड़ देंगे, लागू नहीं करके नहीं कर देंगे सीधा। जो आपके सर्टिफिकेट आप जो भी अटैच कर रहे हैं जिस कॉलम के लिए उसके आगे क्रम वाइज करते 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 7 8 9 10 11 12 करके आप आगे हाँ करते हुए चलते रहना है, इतना आपको करना है। बाकी ज्यादा इसमें लोड वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट है। और एक खाली चेकलिस्ट भी जरूर ले जाएगा साथ में, ठीक है, खाली चेकलिस्ट भी आप अपने पास जरूर रखना, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो आपको नई चेकलिस्ट आप भर सकते हैं, उसके अनुसार उनको लगेगा इसमें चेंजेस होना चाहिए तो आप खाली भी एक अपने पास रख लेना। ठीक है, तो ये आप कितना काम हो गया। के पद हेतु भारतीय पुनर्वास आरसीआई जो स्पेशल टीचर है उनका सर्टिफिकेट आता है, वो अपना नंबर जो पे 11 12 पे वो लग रहा है, अभी 10 पे लग रहा है, वो करके हाँ आप यहाँ पे कर दीजिएगा। फिर आपका मूल निवास की जो सर्टिफिकेट है उसको जितने नंबर पे आपके 12 नंबर पे आ रहा है तो कर दीजिएगा, हाँ कर दीजिएगा, या 10 नंबर पे आ रहा है जितने नंबर पे अटैच में आ रहा है अपनी संख्या के अनुसार वो अपना नंबर यहाँ पे डाल के हाँ आप कर दीजिएगा मूल निवास की प्रमाण पत्र। इसके साथ कोई आपका एफिडेविट है तो इसके साथ ही अटैच कर देना ताकि उनको उसके साथ दिख जाएगा वो। ठीक है। फिर अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी वाले, ये टीएसपी वाले विद्यार्थियों के लिए मूल निवास जो होगा वो करेगा, जो टीएसपी से नहीं होगा भाई देखो जो टीएसपी का बच्चा है उसके लिए ये काम का नहीं है, वो उसको क्या कर देगा लागू नहीं करके ना कर देगा। और ये जो है टीएसपी वालों के लिए तो वो करेगा यहाँ पे क्या करेगा, कितने नंबर पे लग रहा है 13 नंबर पे लग रहा है 12 नंबर पे लग के हाँ कर देगा। और नॉन टीएसपी का तो उसको क्या कर दे वो लागू नहीं, क्योंकि उसके काम का ये है भी नहीं। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा असिस्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो देना आपको है, ये उनके लिए काम का जो ईडब्ल्यूएस वर्ग से विद्यार्थी है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ अटैच करना है। ये आय प्रमाण पत्र को लेकर नहीं है कि सभी लोग इसमें चेप दे, ये उनके लिए ईडब्ल्यूएस वाले जो भी बच्चे उनको अपना सर्टिफिकेट क्रम अनुसार जितने नंबर पे आ रहा 12 नंबर पे आ रहा है तो हाँ करके यहाँ पे डाल देना है, ये उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से नहीं है तो इसको आप कर देंगे लागू नहीं और नहीं करके छोड़ देंगे, इसको आपके काम का नहीं है। जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शहरिया जो आपकी जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे उस नंबर पे डाल के हाँ कर देना, वो आपके है। अगर आपके 3 वर्ष की वैधता वाला सर्टिफिकेट आप साथ में दे रहे हैं और प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे आप कर देना, इसके साथ अटैच कर देना 15 नंबर वाले पे, क्योंकि उसके लिए अलग से कॉलम उन्होंने नहीं बनाया है, एक ही कॉलम उन्होंने बनाया है। मैं कॉलम आपको दिखा रहा हूँ कौन सा कॉलम काम कर रहा है, कॉलम में किस नंबर कॉलम काम कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि जो बच्चे जिनकी है ना जिनकी सर्टिफिकेट जो बाद का बना हुआ ना उनके लिए काम कर रहा है कि भाई आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग की जो भी है, यानी कि वो सर्टिफिकेट मैंने जो आपको अपलोड करके बताया था, एक पेज बताया था कि आपको ये निकालना है, नोटरी करवानी है स्टाम्प पे, वो आपको यहाँ पे देना है 15 नंबर हो 14 नंबर हो जो आपके करके देना है। अगर आपका सर्टिफिकेट आपके डेट के अनुसार ही है, मैंने बोला था 1 अप्रैल 2022 से 19 जनवरी 2023 के बीच का है, तो आपको सर्टिफिकेट आपके साथ देना ही नहीं, आपको केवल अपना जाति देना है, तो आपको ये कर देना है लागू नहीं और नहीं कर देना है। अगर किसी के वो आवेदन के बाद का बना हुआ है और वो अपने साथ में वो शपथ पत्र भी दे रहा है तो शपथ पत्र आपको यहाँ अटैच करना है, जिस नंबर पे हुआ है वो आपको डाल देना है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी है जिनके पास 3 साल वैधता वाला प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो वो क्या करें, तो वो क्या करेंगे इसी के नंबर पे आपको अटैच कर देना, क्योंकि उन्होंने अलग से एक कॉलम नहीं डाला है। वो जैसे उसको देखेंगे वो समझ जाएंगे कि किस बारे में वो सर्टिफिकेट उन्होंने पेश किया, आपको बाहर नहीं करेंगे, तो चीज ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। फिर आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष के इस आशय की सब घोषणा की वो उसके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी हैं। मूल निवास के संबंध में घोषणा पत्र है वो अलग से दिया होगा, आपके जो घोषणा पत्र अलग अलग घूम रहे हैं उनमें से मूल निवास की घोषणा वाला निकाल के उस नंबर पे यहाँ पे अटैच कर देना। हाँ, ये सबके लिए है। अगर आप राजस्थान के नहीं हैं,
अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही है। तो आपको नंबर डाल के यहाँ पे घोषणा पत्र आपको यहाँ अटैच कर देना है। फिर है विधवा की स्थिति में स्वयं की सब घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज साक्ष्य की प्रति वो आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध में घोषणा। ये उनके लिए जो कौन से विधवा है, विडो कैटेगरी से, उनके लिए काम करेगा। एक तो घोषणा पत्र बनवाना है खुद को कि मैंने तो क्या है कि मैं अब विधवा हूं, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, ये चीजें डाल के उसमें नीचे आपको एक घोषणा करनी है पुनर्विवाह नहीं करने की। मैंने आज तक है जो आवेदन करने के तक मैंने है जो आज तक है जो कोई पुनर्विवाह नहीं किया गया था। मेरे से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सर मेरी बहन का या मेरी सिस्टर का, मेरे फलाने का हो गया था, विधवा हो गई थी या फिर डिवोर्सी हो गई थी, जो भी हो गया था उनका, कि अब वो जो उनके पुनर्विवाह कर ले क्या, अभी उनको फॉर्म से पहले तो नहीं की थी, अब कर ले क्या ज्वाइनिंग। मैंने कहा था ज्वाइनिंग होने से पहले पहले आप कुछ भी मत करना, क्योंकि फिर आपको बाहर कर देंगे। घोषणा आपसे मांगी जा सकती है। घोषणा आपसे कब मांगी गई है? आज दिना तक जब आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तब तक ही आपसे घोषणा करवाई जा रही है कि आपने कोई पुनर्विवाह नहीं किया है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप मत करना ऐसा कुछ भी काम। तो ये चीजें आपके यहाँ पे उसमें घोषणा पत्र देना है, एक डेथ सर्टिफिकेट पति का देना है, और कोई भी एक ऐसा दस्तावेज देना है, आधार कार्ड हो चाहे राशन कार्ड हो, वो आपको देना है। अब मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा, एक चीज बीच में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक मैटर आया था बीच में, केस आया था सीओ को लेकर, आधार कार्ड में है ना, आधार कार्ड में सीओ को लेकर आया था कि एक महिला की नियुक्ति रोकी गई, कि वो सीओ के चक्कर में रोकी गई, उसमें उसके WO नहीं था, सीओ था, इसलिए रोकी गई थी वो नियुक्ति। सारे लोग इस चेक, देखो रीट के विद्यार्थी इतने होच पोच में आ जाते हैं, कुछ भी सोचे समझे बिना ये काम स्टार्ट कर देते हैं। सारों ने आधार कार्ड अपडेट में डाल दिया, मेरे सीओ है, मेरे सीओ लिखा हुआ और मेरे को नियुक्ति नहीं देंगे, बाहर कर देंगे, मेरे सन ऑफ नहीं लिखा हुआ, मेरे डॉटर ऑफ नहीं लिखा हुआ, क्या करूंगा मैं। अरे साथियों, उसमें मैटर ये था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वो महिला थी विधवा, उसने आधार कार्ड दिया था लिंक होने का। यहाँ पूछा जाता है कि पति से लिंक का दस्तावेज वो था, आधार कार्ड उसने दिया था, आधार कार्ड में था सीओ। अब सीओ से क्लियर नहीं हो रहा था ये कैरिंग ऑफ है या वाइफ ऑफ है, इस वजह से नियुक्ति उनकी रोक दी गई। ये बात हुई थी। सबके लिए वो काम नहीं करता भाई, सबके लिए वो काम ही नहीं करता। आपको क्या जरूरत है, वो सबके लिए नहीं था, उनके लिए पर्टिकुलर था। उनसे मांगा था कि आपके पति से रिश्ता है ना, रिश्ता था ना, उसका दस्तावेज दो। उन्होंने आधार कार्ड चेप दिया, आधार कार्ड में था सीओ, सीओ से क्लियर नहीं हो रहा था, वाइफ ऑफ नहीं था। वहां पे दिक्कत ही होने की वजह से ही उनकी वो नियुक्ति रोकी गई थी। सबके लिए वो काम नहीं करता, सारे का सारे आधार कार्ड अपडेट कराने चले गए, मेरे सीओ है, मेरे सीओ होने की वजह से बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, आपको सारे कॉलम नहीं करने हैं। जितने नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट चल रहा है वो नंबर चलते रहना। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो आपके काम का नहीं है कोष्टक, उसको लागू नहीं करके ना कर देना है। भाई सब तो विधवा में, विवाह में, परित्यक्ता में नहीं आएंगे, तो उनको क्या करना है, लागू नहीं कर देना, छोड़ देना है। जिनके काम का हो वो इस टिक को करेगा, उसके अंदर अपना सर्टिफिकेट का नंबर डालेगा। अब है विवाह विच्छिन्न, यानी कि जो डाइवर्स कैटेगरी के हैं उनको क्या करना है, सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रमाणित प्रति, आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने की संबंध में सब घोषणा। ये देख लो, उनके भी आज दिनांक तक की मांगी। इसलिए मैंने राय दी थी आप सभी को कि जो भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या मेरे वो था कि पुनर्विवाह कर ले कि नहीं कर दे, डिवोर्स हो चुकी है, विडो हो चुके हैं, तो मैंने बोला था ज्वाइनिंग होने तक कुछ मत करना, उसके बाद जो भी करना कर लेना आप लोग। तो वो चीज आपके यहाँ पे हो चुकी। अगर आपने कर ली है तो फिर आपकी दिक्कत होगी, किसी ने शिकायत कर दी ना भाई साहब, देखो होना कुछ नहीं है, मान ली किसी ने करवा दी, किसी को पता नहीं चल रहा है, अगर पता चल गया ना, आज दिन तक आप घोषणा कर रहे हैं कि मैंने शादी नहीं की है, पुनर्विवाह नहीं किया है, और आपने पुनर्विवाह कर रखा है, इसी बीच में ड्यूरेशन में कर दिया आपने, किसी ने शिकायत कर दी आपकी कि इन्होंने कोटे का लाभ गलत ले रहे हैं वो लोग, तो फिर आपको बाहर कर देंगे, सीधा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये देखो नियमानुसार बात करो, सर कुछ बोलो सर डरा रहे, डरा नहीं रहा हूँ, नियम कहते हैं भाई, आप नियमों की अवहेलना नहीं करिए, सीधी सी बात, आप तथ्य मत छुपाइए, गलती मत करिए। कोई शिकायत करेगा तो कार्रवाई करनी पड़ेगी विभाग को, विभाग करेगा। भाई एक वो बीच में एक कांस्टेबल की बात आई थी, किसी और को बैठा के आपने नौकरी ली थी, 2015 की थी, 14 की थी, उसको आज बाहर कर दिया, आज 7-8 साल बाहर कर दिया, उसको पकड़ लिया, उसको तो हो जाता है भैया, ये गवर्नमेंट चीजें हैं। तो उसको ये डालना है, और अगर वो काम जिसके काम का नहीं है उसको करना लागू नहीं, और जिसकी लगता है वो अपना वहां पे नंबर डाल के या फिर हाँ कर देगा। ठीक है, और घोषणा पत्र भी आपको देनी है। जिसके भी आवेदन से पहले की प्रमाणित प्रति अगर नहीं मिली हुई है तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। फिर है संतान संबंधी घोषणा पत्र। भाई देखो, चाहे अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, दोनों को संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको देना है। विवाहित है तो उसको ये देना है कि मेरे आज दिनांक तक कितने बच्चे हैं, और विवाहित नहीं है तो उसको देना है कि भाई मेरे नहीं है, मैं आगे भी इतने से 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करूंगा, तो उसको एक घोषणा पत्र देना है। घोषणा पत्र का अटैचमेंट नंबर डाल के यहाँ पे हाँ कर देना है। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने की संबंधित, देखो ये कुछ लोग कहेंगे सर दहेज वाला अविवाहित को देना है कि नहीं देना है।
अविवाहित को भी दहेज वाला देना है कि मैं भविष्य में विवाह करने पर कोई दहेज लेऊंगा ना दूंगा ना देने के लिए प्रेरित करूंगा उसके लिए। और जो विवाहित है उनके लिए यह है कि भाई मैंने कोई दहेज वेज नहीं लिया है और भविष्य में किसको लेने देने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा, सबको बोलूंगा दहेज नहीं लेना चाहिए। तो दहेज वाला घोषणा पत्र आपको सबको देना है, चाहे किसी भी आप चीज से बिलोंग करते हैं। आपको नंबर आप पे डाल देना है, जो भी नंबर आपका बने, और हाँ आपको यहाँ पे कर देना अगर आपके, ये तो सबके लिए काम करेगा। अभी भूतपूर्व सैनिक के लिए है, सबके लिए काम का नहीं है, तो लागू नहीं करके नहीं कर देना। जिसके लिए भूतपूर्व सैनिक है उसको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल के और यहाँ पे हाँ कर देना है। भूतपूर्व सैनिकों में श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में सब घोषणा। आप जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उसको राजकीय नियोजन मिलता है, उसको नहीं मिलने होने की स्थिति में आपको अपना घोषणा पत्र यहाँ पे अटैच करना है। जितने नंबर पे आपके लगे वो कर देने, बाकी जो भी विद्यार्थी है उनको लागू नहीं करना है। क्या करना है? लागू नहीं कर देना है। वो भूतपूर्व सैनिकों के काम आएगा, वो घोषणा पत्र अपने आप अटैच कर देंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी के होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र, जिनके लागू नहीं है, सामान्य के लागू नहीं है, वो लागू नहीं कर देंगे। जिनके है काम का वो अपना यहाँ पे नंबर डाल के डॉक्यूमेंट कितने नंबर पे आ रहा है और हाँ कर देगा। ठीक है, ये पीएच कैटेगरी वालों के लिए अपना डॉक्यूमेंट कितने नंबर पे आपके आ रहा है वो डाल के आपका हाँ कर देना। जिनके काम का लागू नहीं कर देगा। नंबर पॉइंट उनके लिए है आपराधिक प्रकरण के लिए, ये दोनों के लिए। अगर आपके लिए ऊपर प्रकरण नहीं है तब आपको घोषणा करनी है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, कोई कौन से नंबर पर अटैचमेंट हो रही है वो आपको नंबर डाल के हाँ कर देना। ऐसे अभ्यर्थी जिनके ऊपर कोई वाद दायर है, केस दायर है, तो आपको क्या करना है? घोषणा कर देनी है कि भाई घोषणा पत्र में लिखनी है मेरे ऊपर ये चीजें दायर है, और आपको एफआईआर की प्रति भी डालनी साथ में पड़ेगी। अगर आपके न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया गया है, आपके ऊपर कोई आदेश जारी किया गया है कि भाई इसके अनुसार आपको सजा मिली हुई है, तो आपको वो आदेश की प्रमाणित प्रति भी डालनी है या एफआईआर की प्रति भी आपको साथ में अटैच करनी अनिवार्य है। जिनके ऊपर केस दर्ज हो रखा है, जिनके ऊपर नहीं है वो घोषणा कर दे मेरे ऊपर कोई केस दर्ज आपराधिक मुकदमा नहीं है। फिर राज्य की सेवा उपक्रम में कार्यरत होने का नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आपको लानी है, वो उनके लिए है। एनओसी जो राज्य के कर्मचारी फिलहाल है, सबके लिए काम का नहीं है, वो आपको लागू नहीं करके छोड़ देना है। जिनके काम का होगा वो अपने आप अटैच नंबर डाल के आगे हाँ कर देगा। ये उनके लिए, राज्य के कर्मचारियों के लिए, सबके लिए काम का नहीं है। आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय सिलेक्ट करी है, अपने आवेदन में मूल आवेदन में फीस की छूट ली थी, उनको अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अटैच करना है और हाँ कर देना है। जिन्होंने फीस में छूट नहीं ली थी, जिन्होंने 2.5 लाख से कम की आय नहीं दर्शाई थी, उन्होंने आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया होगा, उनको कर देना है लागू नहीं। क्या करना है? लागू नहीं, और नहीं करके छोड़ देना है। अब ऐसे विद्यार्थी जिनके आय प्रमाण पत्र नहीं बना है, पोस्टल ऑर्डर बनवाया है, तो यहाँ पे वो पोस्टल ऑर्डर संलग्न करेगा। क्या करेगा? यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर संलग्न यहाँ पे करेगा। अलग से उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे आपका काम चलेगा। ठीक है, तो आपको ये करना अनिवार्य यहाँ पे पड़ेगा, उनके लिए काम होगी। फिर है आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है उनके संबंध में सब घोषणा आपको यहाँ पे अटैचमेंट करनी है। या आपके सारी घोषणा यहाँ पे देख रहे हो, आपको अलग अलग चीजें सिलेक्ट की गई है, क्योंकि कोई सिलेक्ट घोषणा कहाँ जा रही है, कोई घोषणा कहाँ जा रही है, तो आपके जो अलग अलग घोषणाएं घूम रही है वो आपको अलग अलग घोषणाएं भी निकलवा लेना है। भाई मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको सलाह दूंगा, जो घोषणाएं आपकी है वो अलग अलग भी निकलवाना, और उसके साथ अटैचमेंट आ रहा है वो भी निकलवा लेना। जो भी उनको देखो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो होगा सत्यापन, उनके ऊपर निर्भर करता है वो आपको कैसे ले। एक पन्ने वाले भी ले सकते हैं, अलग अलग भी मंगवा सकते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं हो। तो आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि 5 निकलवानी, 6 निकलवानी, 60 रुपये लग जाएंगे या 50 रुपये लग जाएंगे, निकलवा रख लेना, क्या इशू है, भर देना यहाँ पे, जैसे आपको मांगे वो चेप देना, क्या फर्क पड़ता है आपको? क्या मतलब है यार, 100 रुपये लगेंगे तो सिर्फ क्या 100 रुपये देना मतलब आसानी वाली बात है, फिर बाद में परेशान होना बड़ी मुश्किल वाली बात होती है। तो आप अलग से निकल रखना, कोई इशू नहीं है। आपकी शैक्षिक योग्यता वाला घोषणा पत्र डाल दिया आपने, और आपके यहाँ पर जो है कि अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपकी कॉलेज से आपको संस्थान ने दिया है चरित्र प्रमाण पत्र, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, वो आपको यहाँ पे अटैचमेंट करना है। नंबर जो भी आप हाँ कर देना है, सबके लिए आएगा, लागू नहीं किसके होगा ही नहीं है। अब ये चीज यहाँ पे दिक्कत क्या दी, यहाँ पे एवं की जगह इनको अथवा करना था। क्या करना था? अथवा। क्या करना था? अथवा करना था, क्योंकि विज्ञप्ति और दिशा निर्देश ये चीजें कहती है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास अंतिम संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र शीशी गुम हो जाए, नहीं है उसके पास, ऐसी स्थिति में उसके 2 राजपत्रितों द्वारा दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र को वैलिड करते हुए उसको लिया जाना चाहिए। तो उनकी अथवा में काम आता है, लेकिन एवं करने की वजह से ये किया जा रहा है कि आपसे वो भी मांगा जाए। देखो आपको सब पास रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए आग लगने पर कुआं खोदना एक गलत बात होती है, पहले से आपको सिस्टमेटिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जाओ आप अपना काम करके बाद में जाओ, आपको फिर बाद में परेशान होना पड़े, कोई इशू नहीं। तो आप क्या करना, अंतिम संस्थान वाला चरित्र प्रमाण पत्र ले जाना, लेकिन साथ में 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित जो चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका हो वो आपको ले जाना अनिवार्य, शीशी भी ले जाना साथ में जरूरी है, ताकि आपसे मांग ले तो आप उसको भी दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप क्या दोगे?
पत्र दो अलग अलग, जिन पे अलग अलग लोग हस्ताक्षर करते हैं, जो आपके ज्वाइनिंग के समय, आप काउंसलिंग के समय आपके काम आते हैं, वो आपके उस टाइम जरूरत आते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कई लोग अभी ज्ञान देंगे, ज्ञानी लोग होते, सर हमसे तो पिछली बार 21 वाले बोल रहे हैं कि हमसे तो इसमें दिए नहीं थे, कहाँ वेरिफिकेशन में हमसे नहीं मांगे थे, हमसे तो मांगे थे ज्वाइनिंग के समय। वहाँ बिल्कुल पता है हमसे भी तब मांगे थे, लेकिन इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, तो क्या करें अपन बताओ। पॉइंट लिख दिया तो आप मत लिख जाइए भाई, सीधी बात है। जिसको जरूरत है, जिसको समस्या का सामना नहीं करना है, वो तो ले जाए, मेरी सलाह ये है। अब जिसको लगता है होशियार बन रहा है, डेढ़ होशियार नहीं ले जाऊंगा, तो मत ले जा भाई, कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान दे दे। ऐसे लोग मैंने देखे हैं टेलीग्रामों पर, वीडियो में और अलग अलग जगह पे, क्या करते, खुद तो ले जाएंगे लेकिन दूसरों को क्या बोलते हैं, मत ले जाना, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं, मेरे को पक्का पता है दोस्तों, ऐसे लोगों को ध्यान से मत आइए आप लोग, अपना सुरक्षा अपने हाथ में होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, वीडियो में मैसेज डालते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसा नहीं होता, मत ले जाना, मैं नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन लाट साहब उसने पहले बना रखे, आपको पता ही नहीं है, वो खुद ले जाएगा, आपको बोलेगा नहीं ले जाने, क्यों, कि किसी ने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया, मेरा कोई विरोधी है, उसको लगता है कि सर को कैसे करके गलत साबित करना है, वो कैसे करके कहीं भी जोड़ेगा और बोलेगा, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता नहीं, सर गलत बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। अगर आपको कुछ बोल दिया कि कल आना वापस लेके, तो वो आएगा आपको बचाने के लिए कि नहीं नहीं साहब इसको मत बाहर करो, मैं आ रहा हूँ, बोलेगा वो, कोई नहीं बोलने वाला वहां पे आके, ठीक है। आपकी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, लोगों को भरोसा मत रहिए, वो खुद तो बना लेगा, आपको पीछे रख देगा। इसलिए बेटर होता है कि जो आपके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो आप पहले से करके रखिए, तो आपको कोई समस्या आपको बाद में नहीं आए। मेरी सलाह ये होती है हमेशा ही, आपको कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा सेफ साइड से खेलना चाहिए, है ना। दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, एक यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र, एक यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र, एक यहाँ पे साइन, एक यहाँ पे साइन, ये ले जाना साथ में ना, और दो ले जाना, क्या ले जाना, ऐसे दो पन्ने ले जाना, दो, है ना, इस पे साइन करा देना, वापस इस पे साइन करना, दो ले जाना आप, है ना, ताकि आपसे कितने भी मांग ले आप वहाँ पे काट काट के दोनों सेटों पे सेट कर सकते हैं, तो आपको वो दो ले जाने हैं अनिवार्य, आप ले जाना। बाकी ये होता है कि एक सर्टिफिकेट और भी बना लिए कहीं आय वाला, सॉरी चरित्र वाला, जिसमें दो साइन करवा रहे, वो मत, ऐसा मत उल्टे काम मत करना आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ये कर देना, आपको एनफ होगा, आपको बाकी कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। किसी ने अलग अलग बनवा रखे है भाई, किसी ने ऐसा कर रखा है कि एक सर्टिफिकेट बनवा लिया, चरित्र वाला सीसी बना लिया, फोटो लगा रखा है, यहाँ पे ये करवा रखा है, तो ये कर, वो भी आप ले जाना। ये निदेशालय की ओर से दिया गया चेकलिस्ट है, उसमें गलती है, गलती है। अब वो क्या कह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किसी को भी, और मैं ये समझता हूँ मैंने जो आपको आइडिया दिया है बेस्ट आइडिया दिया है। देखो किसी ने बनवा लिया है, अलग अलग बनवा रखे, तो अलग अलग ले जाना, कोई इशू आपको शायद नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी मैं इसको क्लियर नहीं कह सकता भाई, देखो उनके ऊपर निर्भर है, लाइन के अनुसार मैंने आपको अपना दे दिया सोल्यूशन की, ये चीज़ हो सकती है। आपके पास अगर एक अलग अलग बना हुआ फोटो वाला बना हुआ है, इसके ऊपर साइन करवा के अलग बना हुआ, एक अलग बना हुआ, तो अलग अलग ले जाना, कोई इशू आपको नहीं आएगा। किसी के फोटो वाला नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो शीशी के ऊपर फोटो हो कि नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, कोई भी आप दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको वही देना फोटो वाला, जरूरी नहीं है। आप अलग अलग बने हुए हैं तो अलग अलग ले जाना, हालांकि एक साथ बने हुए हैं तो एक साथ पर ले जाना, कोई इशू नहीं आएगा। आप दे देना सर की हमें लाइन समझ में नहीं आता, मैं इसके अनुसार लेके आ जाऊँ, आपको बाहर नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, कोई बाहर आपको नहीं करने वाला, वो ले लेंगे, और कोई त्रुटि होगी तो आप उसको कह देंगे कि आप कल जमा करवा देना, तो कोई इशू नहीं है, आपको मस्त रहना, खुश रहना, क्या दिक्कत है। फोटो वाला है तो तब चलेगा, फोटो वाला नहीं है तब भी चलेगा, इसके साथ वाला अलग, दोनों एक साथ आ रहे हैं तब भी चलेगा, अलग अलग है तब भी चलेगा, ठीक है। तो आपको सीसी के लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको बाहर नहीं करना, बस आपको देखना है फॉर्मेलिटी है चीजें, ठीक। तो चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। मेरा मानना ये है कि ये तब मांगा जाएगा अगर आपके पास ये नहीं है, ये होता है नियम, तो ये होता है भाई, देखो मेरे अनुसार तो ये चीजें हैं, नियम ये कहता है। एवं देने की वजह से ही मैंने बोला था आपको, गलत मैंने नहीं बोला, गलत मैं नहीं बोलता आपको, बीच में जो होशियार घुसते हैं वो बनवा लेंगे लेकिन खुद आपको पीछे रख देंगे, इसलिए मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा आपको। तो एवं देने की वजह से, अथवा होता है तब होता है कि अलग अलग मांगे जा रहे हैं, आपके पास ये है या अथवा ये है, एवं बोला इसलिए एवं के साथ होता है दोनों साथ रहने हैं, तो ये उनकी गलती है, तब तो आपसे दिक्कत आपको वहाँ आएगी नहीं, आपको वो दोनों वापस दे देंगे, आपके पास अंतिम संस्थान वाला होगा तो वो आपको वापस दे देंगे दोनों, ले जाओ भाई ये काम के नहीं है, आपको यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं होगा तो दोनों ले लेंगे ये, अगर उनको दोनों लेने के कहा गया है अगर आगे से निदेशालय की ओर से, तो आपको क्या होगा कि वो जो आप 2 ले जा रहे साथ में वो आपसे ले लेंगे और ये भी ले जाएगा। तो जो भी आपके पास जैसा भी वो ले जाइए, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। और उनको लगेगी कुछ कमी, कि उनको लगेगा कि भाई ऐसे नहीं देना वैसे देना है, तब आपसे वो उसी टाइम कह देंगे और आपको वो मंगवा लेंगे, और बाद में आप उसको सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी, क्योंकि लाइन जो कह रही है लाइन क्लियर नहीं कह रही इस चीज़ के लिए, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, है ना। तो आप अलग अलग जो भी है बनवा के अपने पास जरूर रखना, ताकि वो ले लेंगे, मैं मानता हूँ ले लेंगे, ताकि दिक्कत आपको नहीं आएगी बाद में। बाकी निर्देश दे रखे हैं कि आपके जो लागू हो उसके ऊपर आपको कॉलम संख्या चेकलिस्ट नंबर देना है, जो नहीं है उसके ऊपर लागू नहीं करके लागू नहीं अंकित कर देना, है ना। 2 दस्तावेज लागू नहीं उसके आगे कॉलम में लागू नहीं करके नहीं कर दे, छोड़ देना, आपको कोशिश करने। आपका जो स्थान है उस टाइम का दिनांक जो आपकी उस टाइम की, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपने सही चालू है जो दे रखे वो भर देना, फिर अपने खुद के साइन यहाँ कर देना, नाम और अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना।
इसके अलावा कुछ भी है। फिर अपना खुद का नाम यहाँ डालना है, अपने पिता का नाम यहाँ डालना है, आपकी उम्र, जाति क्या है आपकी, आप कहाँ के निवासी, आप क्या करते हैं, वो करके आपको यहाँ पे घोषणा खुद की नाम की कर देनी है अपना। अब घोषणा पत्र की बात, अपन सब घोषणाओं की बात करें, देखो पॉइंट जो चले थे अलग अलग चलते, बीच में कोई और पॉइंट आ रहा था, फिर वापस कोई और पॉइंट आ रहा था। मेरा सजेशन ये है, देखिए फिर समस्या नहीं हो, कई लोग बोलेंगे अरे सर बोल रहे कि एक साथ चल जाएगा, तो चल जाए, फिर दिक्कत नहीं हो। बड़ी दिक्कत हो भी तो क्यों करे, गलती गलती करने की जरूरत कहाँ है, आपके पास समय है, पैसा लगेगा तो 50-60 रुपये लेकर, ज़्यादा कोई बड़ा लगने वाला नहीं है, तो आप वही करिए जो आपके लिए बेस्ट हो। तो भाई एक तो ये निकलवा लेना पूरा पेज, इसमें जो आपके नाम काम की उस पर 1 नंबर पे है, मेरे पूर्व मूल निवासी, इस पर क्लिक कर देना। अगर आप विधवा विच्छिन्न परिस्थिति में आते हैं तब तो आपको ये करना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर आपके है कि ये जो संतान वाली घोषणा सबको करनी है, ये आपको यहाँ पे ये कर देना है। जो आपके दहेज वाला है तो दहेज वाले पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, जो आपके काम की उस पर क्लिक करे, बाकी को छोड़ दें और नीचे जाके साइन अप कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी हो लेवल, प्रथम लेवल द्वितीय जो विषय वगैरह भर के आपको आगे देना है ये चीजें। तो ये मैं कहता हूँ आप तो ये तो निकलवा लेना पक्का ही। इसके साथ में जो अलग अलग घूम रहे सब घोषणाएं, उनमें एक घोषणा पत्र ऐड कर देना, लोग ऐड कर देंगे एडिट करके, वो है संविधान के शपथ वाला, वो एडिट करके 5 जो शपथ पत्र है वो निकलवा के खुद का भर के साइन वाइन करके वो भी ले जाना, ताकि अगर आपसे अलग अलग मांगे तो अलग अलग दे सकते हैं, अगर आपसे ये एक पे काम चल जाए तो एक भी दे सकते हैं। ये ऐसा होता है कि उसके जो वहाँ पे पैनल बैठा है उस पर निर्भर करेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो समस्या नहीं हो, तो वैसा काम करिए ना। ज़्यादा होशियार डेढ़ होशियार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, नौकरी का बात है, आप क्यों फालतू की बात करें किसी के ऊपर जाके, मैं भी आपको गलत क्यों बोलूँ, तो गलत बोलने की मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि देखो मैंने भी इस चीज़ को फॉलो फेस कर रखा है। तो होता क्या है कि अपन करते कुछ और है, वहाँ जाते हैं तो उनका मूड कुछ और होता है, तो उसके अनुसार वो काम कर लेते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो चीज़ें जैसे हो आप अपना अल्टरनेटिव सोल्यूशन अपने पास रखें पहले से, ताकि वहाँ जाए तो आपके पास वो चीज़ें हो। तो वैसा कर देना, ये भी निकलवाना, अलग अलग घोषणा पत्र निकलवा लाना, भर के ले जाना, कोई इशू आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके काम हो जाएगी। एक चीज है कि ये जो दिखा रहा सादे कागज पर टाइप करे, तो क्या सर ये पूरे हमें टाइप करवाने वापस किसी से टाइप करवाओ तो भी फोटोकॉपी करवाओगे तो फोटोकॉपी ही होती है, उसमें लिखा हुआ है वही होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंप्यूटर से लिखवा के निकलवाओगे तो वही होती है। अब ये होता है कुछ पॉइंट और ऐड हो रखे जो आपको काम के नहीं होते, विधवा वाला होगा किसी काम का नहीं, तो आपको उसको छोड़ देना, क्रॉस कर देना है, बाकी जो पॉइंट आपका काम नहीं उसको यस कर देना है। बाकी टाइप करना ये होता है कि जो बने हुए घोषणा पत्र प्रिंट करवाते हो टाइप ही होता है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने लिख दिया कि सादे कागज पर टाइप करें, सादे कागज पर ही आपको प्रिंट करवाना है। उनका कहने का मतलब है कि सादे कागज पर ही आपको प्रिंट करवा के घोषणा पत्र देना है, कोई आपको स्टाम्प पे देने की जरूरत नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य ये है। आप जो अलग अलग घोषणा पत्र ले जा रहे हैं वो भी आप सादे कागज पर ले जाने हैं आपको प्रिंट करवाने के, उनका कहने का मतलब है आपको स्टाम्प पे लेना है कि ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, स्टाम्प की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं स्टाम्प पेज पे लिखवा के ले जाते हैं, वो जरूरत नहीं है, सादे पेज पे चल जाएंगे। वो घोषणा पत्र मैंने आपको बोल दिया अलग अलग ले जाने साथ में, जो आप अलग अलग घूम रही है वो भी और ये भी ले जाने साथ में, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं ये उनके काम की है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसे चेकलिस्ट आप भर लेना आराम से, चेकलिस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलती वगैरह होगी आपके तो आपका दल जो बैठा होगा, आपके अध्यापक बैठे होंगे, वो आपके सहूलियत के लिए आपको समझाने के लिए बैठे होंगे, आपको अपने आप बोल देंगे बेटा यहाँ पे गलती है आप इसको सही कर दीजिए, तो आपकी वो गलती अपने आप इसे सही करवा देंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपके पास जो आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं वो मूल बिल्कुल सही हो और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सीसी वाला भी मैंने आपको बोल दिया, देखिए जैसा भी जो भी आप ले जाना, हालांकि ये होता है कि उनसे गलती है उनकी लाइन के अंदर, और जो उनको लगेगा उनके निर्देश मिल रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेंगे, अलग अलग भी ले लेंगे, अगर अलग अलग नहीं लेने तो वो आपसे केवल संस्थान वाला ले लेंगे, बाकी वाला आपको वापस दे देंगे। तो आप जो भी जैसा भी आपके फोटो वाला है, चाहे नहीं है साथ में चाहे नहीं है, वो जो भी आप ले जाना, आपको कोई दिक्कत आपके नहीं आने वाली, किसी किसी बातों में आने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हिसाब से काम जरूर करना, सही करना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। वापस दे देंगे तो आप घर पे रह जाएगा, कोई आपको कोई खर्चा तो लग नहीं रहा करोड़ों रुपए का, 5-10 रुपये लग रहे हैं, बना के ले जाना क्या इशू हो जाता है, और नहीं ले जाओगे तब क्या करोगे आप लोग, तो ले जाना है ना, दिक्कत बाद में नहीं है। तो आपकी चेकलिस्ट बन जाएगी, उसके पीछे पीछे आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट सेट करके और पीछे डोरी से बांध के इसको ले जाना है ना, स्टेपल करने की जरूरत नहीं, आप डोरी से बांध के इसको ले जाना। फाइल हालांकि ले जाने की कोई जरूरत नहीं, फाइल नहीं ले जाती, सीधे डॉक्यूमेंट ही ले जाएंगे आपसे। तो ये आप अपना चेकलिस्ट बना के ले जाना, और आपका सलाह दर्पण वाला मैंने बोल दिया। अब किसी की त्रुटि रह गई थी मूल आवेदन में या स्क्रूटिनी फॉर्म में, किसी की त्रुटि रह गई थी, वो क्या करे। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था जो आपके मूल आवेदन जो चीज़ें हैं वैसे स्क्रूटिनी में फॉर्म में भरना, ताकि आपकी त्रुटि जो होगी वो दोनों में सेम चलेगी, है ना, दोनों में त्रुटि सेम चलेगी। जो त्रुटि मूल आवेदन में थी वो त्रुटि वापस स्क्रूटिनी में भी आएगी, तो वो आपको मैंने पहले बोल रखा। स्क्रूटिनी में फॉर्म में आ रखी त्रुटि है तो आपको क्या करना था, अभी भी क्या कर सकते हैं, आपको वो दस्तावेज और एफिडेविट आपको साथ में ले जाना है उस संबंध में कि ये चीज़ें। और एक चीज़ और कर लीजिए, अगर आप वास्तव में व्यक्तिगत अगर आप अधीनस्थ बोर्ड जा सकते हैं, कोई मेजर बड़ी प्रॉब्लम है, तब
छोटी मोटी किसी के त्रुटि है, छोटी मोटी त्रुटि है नॉर्मल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ऑफलाइन दस्तावेज होगा वहाँ पे आप अपना दस्तावेज समय आप अपना दे सकते हैं एफिडेविट, आपका काम हो जाएगा। कोई बड़ी त्रुटि है, कोई बड़ी भारी मिस्टेक हो रखी है खतरनाक वाली, जिसमें आपको लगता है कि गड़बड़ हो सकती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा, एक तो लेटर आप पहुंचा दीजिए अधीनस्थ बोर्ड में, उसके संबंध में रिसिप्ट ले लीजिए वापस एप्लीकेशन उसके पहुंचाने की, और एक ले लीजिए निदेशालय को प्रेषित करिए, उसकी रिसिप्ट आप वापस ले लीजिए। वो दोनों रिसिप्ट और एक एफिडेविट साथ आ जाना आप ऑफलाइन डीबी में, तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा, आपकी त्रुटि आपकी सही कर दी जाएगी। ये प्रोसेस है। ये कानाराम जी ने उस दिन विषय में भी चीज़ कही थी कि किसी के बहुत बड़ी त्रुटि है, तो त्रुटि जिसकी बड़ी है त्रुटि, उसको क्या करना है, ऐसे प्रकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र सीधे है जो निदेशालय प्रेषित किए जाएँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो जिसकी भी बड़ी त्रुटि है, छोटी मोटी नॉर्मल चल जाएगी, किसी के स्पेस है कि फलाना है कि ऐसे हैं, वो चीज़ें चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं। किसी के इंस्टीट्यूट का नाम भर दिया, किसी के निदेशालय नहीं भरा गया, तो वो चीज़ छोड़िए। बड़ी त्रुटि है नाम में, तिथि जन्म तिथि में, ऐसी चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, तो उनको क्या करना है, वही मैंने बोल दिया प्रार्थना पत्र आपको सीधे निदेशालय प्रेषित करना पड़ेगा, वो रिसिप्ट आपको वापस साथ में ले जानी पड़ेगी, तो त्रुटि आपकी सही कर दी जाएगी, आपको आगे कोई इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। माइनर के लिए आपको चिंतित करने की कोई आवश्यकता नहीं।